हेलो हेलो। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज है लेक्चर नंबर 4, क्लास 12th केमिस्ट्री का सेकंड है कि थर्ड चैप्टर है, जिसका नाम क्या है, रासायनिक बलगति। और आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा एमपी बोर्ड लेवल में। एमपी बोर्ड लेवल का मतलब समझ रहे हो ना, एमपी बोर्ड लेवल नहीं, बोर्ड का जो पेपर आता है उसका लेवल, ठीक। क्योंकि हमारे पेपर में फिक्स चीजें आती हैं। पिछले 3 वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहला चैप्टर भी मिल जाएगा, दूसरा चैप्टर भी मिल जाएगा, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। आज कोशिश करेंगे चैप्टर चुकी बिल्ली हो जाए। बायो का टेस्ट है, आज पढ़ के आए ना सब लोग? सब लोग पढ़ के आए हैं? बायो के हो ही कितने लोग? अमृति गैंग तो आई ही नहीं। मैथ वालों को जाने न दूंगा। आज पूरा बायोटेक्नोलॉजी लिखोगे, हैं? संवाहक बनाओगे, जीन बनाओगे, आरी लेके काटोगे संवाहक को। अगली बार नहीं, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आप पढ़ रहे हो। आगे चल के तुम किसी भी, चाहे यूपीएससी पढ़ लेना, एमपीपीएससी पढ़ लेना, यही बुक ना उठाए क्या बात। आगे चल के सीधे 12वीं की यही बुक खरीदोगे। यही 2 चैप्टर आते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी के यूज, एप्लीकेशन देख लेना। ये 2 चैप्टर को फालतू आगे पारितंत्र वगैरह तो सब परीक्षा अध्ययन पढ़ के चले जाओगे। देखे प्रश्न बैंक का पूरा पीडीएफ बना के भेजा था, कट फंसे उससे। वो प्रश्न बैंक का भेजा था तुम्हारे क्वार्टर, कुछ नहीं फंसा। उसको देखे नहीं, जो देखे थे वो दुखी थे। वो दुखी इस बात से नहीं थे कि प्रश्न बैंक से नहीं फंसा, दुखी इस बात से थे कि जो मैंने भेजा उससे नहीं फंसा। उसमें प्रश्न बैंक गाली नहीं खा रहा था, उसमें गाली खाने में प्राथमिकता हमारी थी। चलिए, अर्धायुकाल पढ़ रहे थे हम लोग। तो हम लोग का टॉपिक का नाम क्या है? प्रथम कोड की आगे क्या है? अरे टाइट होती है यार मेरी ब्लैक टी शर्ट। मम्मी बहुत चिढ़ती है उस टी शर्ट से, पता नहीं, वो इतनी मस्त टी शर्ट है, उस तरह मिलती ही नहीं है। किसी भी दुकान में जाता हूँ, बोलते हैं ये मटेरियल निकालो, ये वो जो पहनता हूँ काली वाली, नहीं मिलती। नहीं, वो जो मिलती है बहुत पतला मटेरियल है, मेरे वाले का थोड़ा मोटा कपड़ा है, वो नहीं मिल रही है जैसी चीज, बढ़िया ढीली ढाली फिटिंग। इसको लगाने के लिए सबसे पहले आपको वो वाला याद होना चाहिए जो हमने दर स्थिरांक लगाया था, ठीक। दर स्थिरांक के इक्वल टू क्या आया था उसमें? के इक्वल टू आया था 1/t इंटू लॉग बेस ई ए अपॉन ए माइनस एक्स। जहां ए क्या था जनाब? ये क्या था? ये था प्रारंभिक सांद्रण। ये मैंने दूसरे लेक्चर में प्रूव कराया हुआ है, आप जाके इसे देख सकते हैं, ठीक है। सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और ये क्या था? ये एक्स क्या था? एक्स, ये थी वियोजन की मात्रा। वियोजन की मात्रा ही बोलना, ऐसा मत बोलना गाली दे रहे हो। हाँ, वियोजन की मात्रा हो गया। और a माइनस एक्स क्या है कि प्रारंभिक सांद्रण में से जितना वियोजन हो गया तो साम्य अवस्था पर लाया जा रहा है, इन दोनों का अनुपात। आज इसके लिए फार्मूले वगैरह भी देखेंगे, जो कि आना होना है। अरे हमारे पेपर में कुछ नहीं आता, यही वाला आएगा। बात ये है कि अब हमें क्या करना है, अर्धायुकाल। अर्धायुकाल पर हमने 2 फंडे पढ़े थे। दोनों फंडे कौन कौन से पढ़े थे? कि अर्धायुकाल वह समय होता है जब सांद्रण प्रारंभिक सांद्रण का क्या रह जाए, आधा। और समय को डिनोट करते हैं 1/2 से, करते हैं ना, ठीक है। जब सांद्रण यानी साम्य अवस्था पर जो बात होती थी, अब वो अर्धायुकाल पर बात होती है। तो यहाँ जो सांद्रण लिखा जाता है तो कौन सा होता था? साम्य अवस्था पर होता। अब साम्य अवस्था का नाम हटा के क्या लिख दिया जाएगा? प्रारंभिक सांद्रण का आधा। लॉग 2 की वैल्यू आपको पढ़ाई जा चुकी है, 0.3010 होती है। फिर वही दिक्कत, पानी पी लिया तो, है ना। अब हमें क्या करना होगा, जब समय क्या हो जाए, t इक्वल टू टी हाफ हो जाए, तब जो सांद्रण होता है a माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा कि नहीं। प्रारंभिक सांद्रण का आधा रह जाएगा। इसके ऊपर का तुम चाहो तो लगाओ, चाहो तो ना लगाओ, पेपर मेरी मानते लगा देना, एक एक लाइन छोड़ छोड़ के लगा देना, मतलब गैप मार मार के लगा दोगे ना, ताकि ये कहां से आ जाए पता चले। ये है क्या, दर स्थिरांक है ना। क्या है, डायरेक्ट आदमी पेपर में लगाएगा तो नहीं बनेगा। मेरे साल आया था तो मैं लगाया था, मेरे साल यही वाला आया था। ये 2-3 साल आया हुआ क्वेश्चन है, अब 2019 में आया था, बाकी देखना पड़ेगा। क्वेश्चन तगड़ा होता है। इसमें ऊपर की हेडिंग लिख के नहीं आता, जो नीचे लिखेंगे वो आता करता है।
सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि अभी कच्चे से कट जाएगा, ठीक है। इसलिए k इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/t½ आ गया। आगे टी हाफ को इधर ला देंगे, लॉग बेस ई, ये a अपॉन a माइनस एक्स का वैल्यू क्या है, a/2। ए भाई तो इधर आ जा, तो टी हाफ को इधर ला दीजिए, तो टी हाफ इक्वल टू क्या आ गया, 1/k इंटू लॉग ई, ये a से a कट गया, अपॉन 2 उधर गया 2, है ना। हम ऐसे log 2 की वैल्यू बता ही लेंगे, मुँह है, इसको पहले बेस 10 में बदलो, तो टी हाफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2.303 अपॉन के इंटू लॉग बेस 10 2। अब हम वैल्यू क्या सब कुछ बता लेंगे, ठीक। गर्मी है भाई। 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन के, ठीक है। इंटू करने पर 0.693 कितना आता है, 0.693। तो टी हाफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.693 बटे के। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। बहुत तगड़ा क्वेश्चन। पिछले वाले में जो टी हाफ आया था शून्य कोटि के लिए, वो कितना आया था, a/2k, यही था, ये था शून्य कोटि वाला, ठीक है। और 2 का ही पढ़ना है हमें, ज्यादा का नहीं पढ़ना है। मुझे सर सर की आवाज आई। पटिया होती है, पटिया, उसमें घिसो, साफ हो जाएंगे एकदम, ठीक। शून्य कोटि में हमने देखा था प्रारंभिक सांद्रण आयला था, ये क्या था, प्रारंभिक हो गया। ए प्रारंभिक सांद्रण था, शून्य कोटि की अभिक्रिया के अर्धायुकाल में आया था, लेकिन प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल में प्रारंभिक सांद्रण नहीं आया। अब तुम ये बताओ, इतना लिखने में 4 नंबर देगा, 8 देगा। इसके पहले आपको के का पूरा व्यंजक सॉल्व करना पड़ेगा। के का व्यंजक कैसे सॉल्व किए थे, नॉर्मल सा है ना, मैं जल्दी से एकदम रफ टाइप के लगवा दूं। सबसे पहले हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया माने थे, a इक्वल टू क्या लिख दिए थे हमने, उत्पाद आया था, फिर हमने इसको लिखा था dx अपॉन dt इक्वल टू क्या आया था k, यहाँ पर a की पावर 1 लिख दिए थे। a का वैल्यू हमने लिया था, नॉर्मल सांद्रण a होता है, बाद में a माइनस एक्स हो जाता है, इधर x का वियोजन हो जाता है, तो ये कितना आ गया था, dx अपॉन dt इक्वल टू आ गया था k, a माइनस एक्स की पावर 1 आ गया था, क्योंकि यहाँ साम्य अवस्था पर लिखते करते हैं। बाद में इधर बटे में आ गया था, तो 1 अपॉन a माइनस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या बन गया था, k इंटू डी टी, दोनों का समाकलन मार दिए थे, इसका क्या हो गया था, लॉग a माइनस एक्स आ गया था, जब x माइनस में तो इसको माइनस में लिख देते, k इंटू डी टी प्लस c आ गया, इसकी वैल्यू हम 0 कर दिए थे, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया ना, ये 0 नहीं होगा दादू, हाँ। जब हमने कर दिया t इक्वल टू 0, तब हमने क्या किया था, x इक्वल टू 0, तो माइनस लॉग a बचा था इक्वल टू c बचा था, c की वैल्यू ले जाके यहाँ रख दिए थे, तो लॉग a माइनस एक्स माइनस में बचा था इक्वल टू क्या था, के टी माइनस लॉग a, माइनस लॉग इधर आता है प्लस लॉग a बचता है, लॉग a अपॉन a माइनस एक्स बन जाता है, t गुना में इधर आता है 1 अपॉन t हो जाता है, और यही क्या आ जाता है, k का वैल्यू आ जाता है, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है। बस ऐसे घर में रफ वर्क किया करो, ठीक है, लेकिन इंसानों वाली राइटिंग में, डॉक्टर वाली राइटिंग में, डॉक्टर तो भगवान है। अब लॉग बेस ई था, ठीक है, बेस ई को किस में कन्वर्ट कर देना है, 2.303, कोई दिक्कत, इतना सा लगाना था, इतने के बाद आपको ये शुरू करना है, इतना मैंने पुराने वीडियोस में कराया हुआ आप देख सकते हैं, ठीक है, बस कोई दिक्कत, तो इतना लगाना है। लेकिन लास्ट में एक इंटरेस्टिंग बात हमें मिली, इंटरेस्टिंग बात ये मिली कि जो शून्य कोटि वाला था वो प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है, लेकिन ये वाला प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, ये केवल दर स्थिरांक पर निर्भर करता है। अब दर स्थिरांक साला खुद सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, करता है वो तो एकांक सांद्रण पर लाया जाता है। दर स्थिरांक की परिभाषा क्या थी, दर स्थिरांक इकाई सांद्रण पर किसी अभिक्रिया की दर है, बस। ये चैप्टर फुल टू एकदम इजी बच्चों की तरह याद करो, है बहुत टेक्निकल, लेकिन हमारे पेपर में जो लेवल है आने का वो बहुत इजी है। बच्चों वाले क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर का आया था, इस साल आया था रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिभाषित करो, ले बन ही न जाए, तुम तो दर में 1.5 पन्ना लिख दोगे, लेकिन वहाँ आधे पन्ने में कम नंबर पा जाओगे, तो 1.5 पन्ना लिखना वहाँ मूर्खता है। जब आधे पन्ने में नंबर पा रहे हो तो उतना करके आओ, नहीं सर हम पूरा लिखेंगे, हम ओम के नियम का सदिश रूप में ओम का नियम ही लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखना है कि टी हाफ जो है वो ए पर निर्भर नहीं करता, यही आया था पेपर में, ए पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। अब पेपर में आता है प्रूव करो, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, तो आप सिद्ध कर देंगे। 4 नंबर का है, तो मेरा मानना है इतना लगाने में मास्टर को सुकून नहीं मिलेगा, इसके पहले इसका व्यंजक प्रूव कर डाला हूं, कैसे करना मैंने बता ही दिया।
इसको घर में थोड़ा रिवीजन करो। यहाँ से ये टॉपिक होता है डन, ठीक है। अब आता है क्रिया की दर पर ताप का प्रभाव। नॉर्मल तो हम पढ़ ही चुके हैं कि बढ़ जाती है, बस थोड़ा सा यहाँ पर टक्कर सिद्धांत वगैरह आ जाता करता है, अर्हीनीय समीकरण, दहली ऊर्जा, ये सब। तुम टेस्ट वेस्ट लिखे हो, क्या बात है। हाँ, टक्कर सिद्धांत वगैरह हमारे पेपर में खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, क्या है, ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन में आ जाते हैं। टेक्निकल क्वेश्चन हमारे पेपर में टेक्निकल शब्द ही नहीं है, ठीक, उतना तुम्हें ध्यान से पढ़ना भी नहीं। हम क्या पढ़ रहे हैं असल में, दर पर ताप का प्रभाव। अब ये आगे जितने पन्ना सब यही आ है, दर पर ताप का प्रभाव। नॉर्मल तो हमने ये पढ़ा है कि अभिक्रिया की जो दर होती है ताप बढ़ाने पे बढ़ जाती है, पता है ना। अभिक्रिया की दर ताप बढ़ाने पे बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है अभिक्रिया की दर ताप बढ़ाने पे? गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, उनके पास एक एक्स्ट्रा ऊर्जा आ जाती है, ठीक है। देखो, अभिकारक में एक खुद में ऊर्जा होती है और एक ऊर्जा वो बाहर से ग्रहण करता है, ठीक है। जैसे कुछ पदार्थ होते हैं जिनको हम हाथ लगाते हैं तो कुछ पदार्थ छूने में हमको गर्म लगता है, कुछ पदार्थ छूने में हमको ठंडा लगता है। कारण क्या है, ठंडा लगने वाले में क्या हो रहा है कि वो हमारे शरीर की ऊर्जा खींच रहा है, गर्म लगने वाले क्या है, वो अपनी ऊर्जा हमारे शरीर में दे रहा है। यही प्रक्रिया यहाँ भी होती करती है, ठीक। तो इसमें राम कथा है शुरू में, यहाँ पे साफ साफ लिखा है किसी अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर उसकी दर में वृद्धि होती है ना, सब जानते हैं। यदि किसी अभिक्रिया का ताप प्रति 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए तो अभिक्रिया की दर 2 या 3 गुना वृद्धि हो जाएगी। अब फिर इसके बाद ये कंटिन्यू बढ़ती जाएगी। एक फार्मूला दिया हुआ है KT प्लस 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन KT, ये नीचे प्रारंभिक वाला है, ऊपर 10 डिग्री बढ़ा दिया गया है तब का, ठीक। वेग में 2 या 3 गुना की वृद्धि, उससे अपने कोई मतलब नहीं, ज्यादा डिटेल में भी नहीं करा रहा हूं मैं। नीचे एक बात दिया हुआ है कि टक्कर सिद्धांत दिया, कौन वैज्ञानिक थे, आर्हीनियस। यहाँ वैज्ञानिक हैं और इनका समीकरण आ चुका है पेपर में, आर्हीनियस का समीकरण, ठीक है, आर्हीनियस का समीकरण। आर्हीनियस का समीकरण पेपर में 2 साल आया है, 2 बार आया हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से याद रखना, ये एक वाक्य में आता है क्या। लोग गलती क्या कर देते हैं, हालांकि फिर भी मास्टर नंबर दे देता है, वो समीकरण लिख देते हैं, ये नहीं बताते उसमें कौन क्या है। तुम पूरा लिख के आना, ठीक है। होता क्या है, K = AE⁻⁻ ठीक है, ये होता है, लेकिन हमें इसको बाद में देखना है। फिलहाल इन्होंने क्या दिया, टक्कर सिद्धांत दिया, ठीक है। टक्कर सिद्धांत में इन्होंने क्या क्या बताया, पहली लाइन हमें ध्यान से देखना होगा। सबसे पहले क्या आता है, टक्कर सिद्धांत। टक्कर सिद्धांत में ही 2 बहुत अच्छे टॉपिक उत्पन्न होंगे, है ना। राम कथा है यहाँ पे, पहला पॉइंट में क्या लिखा है, अभिकारक के अणुओं में 2 प्रकार की टक्कर होती है, एक सामान्य टक्कर और एक प्रभावकारी टक्कर, ठीक। इसका मैं फोटो सामने दिखा दूंगा, उसमें देखते रहना, एडिट करना पड़ेगा वीडियो। तो यहाँ क्या बोला गया, अभिकारक में 2 प्रकार की टक्कर होती है, एक कौन सी, सामान्य और प्रभावकारी। सामान्य में क्रियाफल के अणु नहीं बनते हैं, ठीक, और जबकि प्रभावकारी टक्कर में क्रियाफल के अणु बनते हैं, ठीक है। पहले वाले में देखो नो रिएक्शन है, दूसरे वाले में भी देखो नो रिएक्शन, तीसरे वाले में देखो क्रियाफल बना हुआ है, ठीक है। बस यही क्रिया कारक, इस प्रकार की टक्कर कराना है हमें। आएगा ही नहीं, तुम बस टेंशन फ्री रहो। आएगा ही नहीं, ये सब नहीं आएगा, हद से ज्यादा आएगा दहली ऊर्जा, संक्रियण ऊर्जा और या अर्हीनीय समीकरण, ठीक है, ये सब नहीं आएगा, टेंशन फ्री रहो। बस मैं एक बार गो थ्रू कर रहा हूँ तुम्हें, ये क्या कर डाले। नीचे है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात कि क्रियाकारक के अणुओं, क्रियाकारक के अणु पहले निश्चित ऊर्जा का अवशोषण करके सक्रिय अणु बनते हैं, फिर प्रभावकारी टक्कर द्वारा क्रियाफल में बदलते हैं, ठीक है। बस लास्ट में अब 2-3 पॉइंट हैं, इनको ध्यान से सुनना, 2 ही पॉइंट हैं। फिर यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, क्रियाकारक एवं क्रियाफल के मध्य एक ऊर्जा अवरोध पाया जाता है, ध्यान से सुनो। क्रियाकारक यानी अभिकारक और उत्पाद के मध्य एक ऊर्जा अवरोध पाया जाता है, ठीक। और क्रियाकारक के अणुओं को क्रियाफल में बदलने के लिए इस ऊर्जा अवरोध को पार करना होता है, ये अपनी जानकारी वाली चीज है। उत्पाद बनाने के लिए अभिकारक को एक ऊर्जा चाहिए, है ना, एक ऊर्जा का बैरियर होता करता है, एनर्जी बैरियर, उसको पार करेगा तभी क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा। अब पानी बर्फ कब बनेगा, जब वो अपनी निश्चित मात्रा अपनी ऊष्मा निकाल देगा, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा ही है। बंद हो गया क्या, जब वो अपनी निश्चित ऊष्मा क्या करेगा, निकाल देगा, तभी पानी किस में कन्वर्ट होगा, बर्फ में। बर्फ पानी में कब कन्वर्ट होगा, जब वो निश्चित ऊर्जा ग्रहण करेगा, ऊष्मा पाएगा तो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक ऊर्जा का क्या होता है, बैरियर होता करता है। इसको हम कई एग्जांपल से देखेंगे। तो ऊर्जा बैरियर होता है अभिकारक से उत्पाद बनने में, ठीक है। जैसे हो गया, रहने बाद में बताऊंगा।
नीचे क्या दिया है, जिन अभिकारकों के अणुओं के पास देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा होती है वे अणु आसानी से ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा का अवशोषण कर लेते हैं, जिससे संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। पहली बात तो देहली ऊर्जा क्या होती है इसको समझो, फिर ये लाइन समझेंगे। देहली ऊर्जा क्या होती है, अभिकारक के अणुओं की वह न्यूनतम ऊर्जा जो ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए आवश्यक होती है, देहली ऊर्जा ये अणुओं में होती है। ठीक है, टक्कर सिद्धांत में अपने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं ये 3 ठो हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सरल भी है, सच में सरल। देहली ऊर्जा पहली नंबर की ऊर्जा, देहली ऊर्जा क्या होती करती है, न्यूनतम ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किस लिए जरूरी है, अभिकारक से उत्पाद बनाने के लिए जरूरी है। बस कोई अभिकारक है उसको क्या बनना है, उत्पाद बनना है, उसके उत्पाद बनने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए, मिनिमम ऊर्जा है ना, कि मिनिमम इतनी ऊर्जा तो चाहिए ही, फिर इसके बाद तुम दे दो तो बहुत अच्छी बात, वह न्यूनतम ऊर्जा ही क्या कहलाती, देहली ऊर्जा। यही सेम हमने टॉपिक पढ़ा था, देहली आवृत्ति पढ़ा था, देहली आवृत्ति, और वहां पर जो देहली ऊर्जा थी उसका नाम था कार्यफलन। मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं, है ना, कार्यफलन वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक है। और बस आवृत्ति लिख दो, वह न्यूनतम आवृत्ति का प्रकार जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जरूरी है, बस वो देहली आवृत्ति। ठीक है, देहली शब्द यहाँ पे आ रहा है, तो कार्यफलन देहली आवृत्ति, उसी प्रकार यहाँ क्या है, देहली ऊर्जा। अभिकारक है, अभिकारक से क्या बनाना है, उत्पाद बनाना है। अभिकारक से उत्पाद बनाने के लिए एक ऊर्जा होती है जो हर वस्तु में अलग अलग होती है। इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं, आग लगा के। जैसे मान लो कागज है, अब कागज से हमें उत्पाद क्या बनाना है, आग बनाना है, आग, राख, है ना, आग, राख, धुआं, तुम कुछ भी कह सकते हो, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे। तो कागज है हमारे पास, कागज को हमें आग, राख और धुआं इन 3 चीजों में कन्वर्ट करना है। उसमें भी कुछ निकलेगी, हीट भी होगी कुछ, इसमें कन्वर्ट करना है। तो इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए इसको कुछ ऊर्जा तो चाहिए ना, इसको हम कुछ ऊर्जा देंगे। तो इसमें न्यूनतम ऊर्जा पहली बात क्या है कि नहीं, नहीं है, बाहर से ऊर्जा देंगे तब बनेगा। फिलहाल इसको क्या चाहिए, अभिकारक से उत्पाद बनने के लिए कुछ ऊर्जा चाहिए, है ना। तो ये जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही क्या कहलाती है, देहली ऊर्जा। जनरली ये देखा जाता है ये हर वस्तु में एक ऊर्जा होती है, हमने पढ़ा था उनका समीकरण आइंस्टीन का, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध, है ना, E=mc²। उससे यही पता चलता है हर पदार्थ में ऊर्जा निहित होती करती है। ठीक, तो बस ये वाली एग्जांपल बाद में देखेंगे, पहले हम कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लें। तो ये लाइन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी अणु की ऊर्जा है ना, मतलब ये ऊर्जा अणु में होती है। ठीक है, तो अणु की वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक से उत्पाद बनने के लिए, मतलब ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, है ना, ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए अभिकारक से उत्पाद बनाने में ऊर्जा एक चाहिए, और वही क्या है, न्यूनतम ऊर्जा। अब कुछ पदार्थों में देहली ऊर्जा नहीं होती तो उनको बाहर से ऊर्जा दी जाती है। ठीक, पहली बात तो ये समझ लो, पहला पॉइंट हमें देहली ऊर्जा की परिभाषा याद रखना है कि किसी भी अभिकारक, क्रियाकारी अणु का मतलब अभिकारक है, अभिकारक की वह न्यूनतम ऊर्जा जो ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए आवश्यक होती है, देहली ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, अब आ जाओ पुराने वाले पॉइंट में, 5वें पॉइंट में। ठीक है, जिन अभिकारकों के अणुओं के पास देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा होती है वे अणु आसानी से ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए एक अतिरिक्त ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। मान लो कि पास होने के लिए किसी पेपर में अगर हम एग्जाम्पल लें, ठीक, एक एग्जाम्पल लेते हैं तो समझ जाओगे। मान लो कि एक एग्जाम है 100 नंबर का, ठीक, 100 नंबर में पासिंग मार्क कितना होता है, 33, सबको पता है ना। इसका टोटल मार्क कितना है, टोटल है 100, और पासिंग मार्क कितना है, पासिंग मार्क इसका 33 है। ठीक है, 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। ए का स्कोर और बी का स्कोर देखा जाए, ए का स्कोर आया मान लो 80 और बी का स्कोर आया मान लो 30। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ये तो मान लो अभिकारक थे, ये क्या थे, अभिकारक थे, उत्पाद बनना है मान लो। अभिकारक का मतलब इन दोनों को समझ लो, ये एक ऐसा एग्जाम था जिस एग्जाम को देने के बाद ये लोग मान लो क्या बन जाएंगे, मान लो डॉक्टर बन गए। ठीक है, मान लो क्या बन गए, डॉक्टर। टॉपर बात करते हैं, नहीं डॉक्टर बात करते हैं। हाँ, अभिकारक हैं और उत्पाद बनना है, उत्पाद यानी क्या बनना है, एक डॉक्टर बनना है। डॉक्टर की स्पेलिंग यही होती है,
नहीं मुझे नहीं पता, मैं 2 साल में एमबीबीएस छोड़ दिया था ना, तो मुझे पता है। 2 साल किया था, मजा नहीं आ रहा। अभिकारक है यानी अब ये नॉर्मल स्टूडेंट है, अब ये नॉर्मल क्या है, स्टूडेंट है। नॉर्मल स्टूडेंट को डॉक्टर बनने के लिए एक ऊर्जा अवरोध चाहिए, उसे ही कहते हैं एजुकेशन, नॉलेज, नंबर चाहिए पेपर में, मार्क्स जिन्हें कहते हैं। वैसे हम लोग अगर बोलते हैं कितने मार्क्स आए तुम्हारे, तो अजीब लगता है ना, एकदम थोड़ा सीबीएसई वाला फीलिंग आता है। मतलब कितने नंबर आए, नंबर बोलने में ज्यादा इजी रहता है, कितने नंबर पाए आप, तुम्हारा क्या नंबर है, तुम्हारा कितना नंबर है। लड़की से मत बोलना तुम्हारा क्या नंबर है, सैंडल की उल्टी हील वाली साइड से मारेगी, बता दे रहे। लड़कियों से ये सब मत मांगना। अशोक नहीं आ रहा इस समय, अशोक अभी स्टेटस लगाया था ना, एकदम 6 पैक थे, नहीं तो फिर क्यों दिखा रहा था। मैं जूम किया, कुछ खास नहीं था, मतलब तुम भी जूम किए थे। चलो मैं जो बता रहा हूँ, अभिकारक यानी नॉर्मल स्टूडेंट है, उसको क्या बनना है, डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर बनने के लिए उसको बहुत सारी चीजें की आवश्यकता है, हो सकता है उस स्टूडेंट में कैपेबिलिटीज थी, है ना। अब इसके लिए एक पेपर डिसाइड किया गया, अगर कोई इस पेपर में पास हो गया, इस पेपर में कोई अगर पास हो गया तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, बस तुम मेरी कहानी समझो, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ पल्ले पड़ जाएगा। बात ये है कि ये जो 33 नंबर हमने डिसाइड किया है, ये स्टूडेंट के डॉक्टर बनने के लिए मिनिमम नंबर है ना। क्या बोल रहा हूं मैं, ए पाया 80 नंबर और बी पाया है 30 नंबर। हम नंबर ही बोलेंगे, हमको बहुत अच्छा लगता है। ये दोनों क्या स्टूडेंट हैं बेचारे, ये दोनों स्टूडेंट हैं, ये नंबर पाया। ये जो 33 है, ये 33 क्या था, ये न्यूनतम अंक थे। ये क्या थे, न्यूनतम अंक, ये न्यूनतम अंक थे। अगर कोई व्यक्ति न्यूनतम अंक रखता है अपने पास, मतलब 33 है उसके पास, तो वो डॉक्टर बन जाएगा। लेकिन अगर 33 से कम अंक है तो डॉक्टर नहीं बन पाएगा। समझ गए बात को। तो ये न्यूनतम अंक को ही क्या कहा जाता है, इस न्यूनतम अंक को ही यहां पर हम कह रहे हैं देहली अंक, ऐसा तुम समझ लो। क्या कह देंगे, देहली अंक। स्टूडेंट को डॉक्टर बनने के लिए मिनिमम कितना चाहिए, 33 चाहिए, यानी वह न्यूनतम अंक जो स्टूडेंट को डॉक्टर बनने के लिए आवश्यक है, वह देहली अंक कहलाता है। फिलहाल हमारे एग्जाम्पल में देहली अंक 33 है। मतलब अगर किसी स्टूडेंट के पास 33 अंक हैं, 33 हैं तो भी बन जाएगा, 33 से ज्यादा है तो बनेगा ही बनेगा, है ना। तो अगर किसी स्टूडेंट के पास न्यूनतम 33 अंक हैं तो वो डॉक्टर बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखा गया 2 प्रकार के स्टूडेंट हैं, 2 प्रकार के स्टूडेंट में स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी। स्टूडेंट ए ने पेपर में 80 नंबर लाए, तो इसके पास क्या न्यूनतम अंक से ज्यादा है कि कम है, तो ये देहली अंक से ज्यादा स्कोर किया, है ना। तो मतलब ए डॉक्टर बन गया, ए डॉक्टर बन गया। क्या बी डॉक्टर बन पाया, नहीं, बी डॉक्टर नहीं बन पाया, बी डॉक्टर नहीं बन पाया। तो बी डॉक्टर क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि इसके पास डॉक्टर बनने के लिए, इसके पास सॉरी बी के पास डॉक्टर बनने के लिए देहली अंक से कम अंक थे, है ना। तो बस, तो तुमको अब देहली ऊर्जा समझना है, बस स्टूडेंट को अभिकारक कर दो, डॉक्टर को उत्पाद कर दो, समझ गए। और इसको समझ लो ऊर्जा है, ठीक है। मान लो कि किसी अभिकारक उत्पाद बनने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, और अगर उसके पास 33 जूल से ज्यादा ऊर्जा है, 33 जूल या फिर उससे ज्यादा ऊर्जा है, तो ऑटोमेटिक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, उत्पाद में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ए को हम लाए, तो ए के पास कितना था, 80 जूल, तो 80 जूल ऑटोमेटिक किसमें कन्वर्ट हो गया, उत्पाद में कन्वर्ट हो गया। लेकिन बी के पास केवल और केवल 30 जूल ही था, अब ये 30 जूल के ऑटोमेटिक उत्पाद में कन्वर्ट होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ए के पास तो देहली ऊर्जा, अब अंक को हटा के क्या कर दो, ऊर्जा, तो ए के पास देहली ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा थी, तो ए किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, उत्पाद में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी यह ऊर्जा अवरोध को पार कर लिया। तो एक प्रकार का हम इसे क्या कह सकते हैं, ऊर्जा अवरोध कह सकते हैं। ये एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा अवरोध। तुम लोग बाहर क्यों देख रहे हो बार बार, कोई आया है क्या, है? अरे कोई, आप पूछ आ रहा हूँ, कोई आया है, कोई आया तो बताना। ऊर्जा अवरोध को पार करना, यानी यहाँ ऊर्जा अवरोध कौन है, 33। अगर 33 पार हो गया आदमी डॉक्टर बन गया, अगर 33 पार हो गया तो अभिकारक किसमें कन्वर्ट हो गया, उत्पाद। तो ए तो कन्वर्ट हो गया, बी नहीं हुआ। बी को भी डॉक्टर बनना है ना, बी को भी डॉक्टर बनना है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा ऊर्जा मांगेगा। इसको कितनी एक्स्ट्रा ऊर्जा की जरूरत है, 3 पॉइंट।
अगर इसको 3 नंबर का जुगाड़ हो जाए, अब ये जुगाड़ करेगा कि अगर 3 नंबर का जुगाड़ हो गया तो ये भी डॉक्टर बन जाएगा। अब बताओ, डॉक्टर तो ये भी बनेगा, डॉक्टर तो ये भी बनेगा, तो क्या इनके रिजल्ट से कोई मतलब रहेगा? नहीं, है ना। इसीलिए यूपीएससी में प्री होता करता है। यूपीएससी का जो प्री होता है, एमपीपीएससी का प्री, सीजीएल का प्री, सबका प्री होता है। उसमें प्री में ये नहीं देखा जाता कौन कितना नंबर पा रहा, एक अवरोध रख दिया गया, उसको पार कर दिया तो सिलेक्ट हो गया। इसलिए जो डिफेंस वाले पेपर होते हैं जैसे एनडीए वगैरह, ये नंबर ही नहीं बताते, ये कभी नंबर डिस्क्लोज ही नहीं करते। पा गए, पास हो, बात खत्म। इसमें ये नहीं बताते कि तुम 600 पाए हो, तुम 800 पाए हो। नीट उट जैसा बेइज्जती नहीं होती, क्योंकि वहां सबको जाके वही बनना है। मस्त जॉब होती। सोचो स्टार्टिंग सैलरी 90,000 होती, मजा आ जाता है ना। बता, 17 साल की लड़की की सैलरी 90,000, घर वालों का लगे घमंड रहता होगा फिर तो, हमारा लड़का जान है। नहीं, मेरा नहीं, मतलब चल। इसको 30 से डॉक्टर बनने के लिए कितने एक्स्ट्रा अंक की जरूरत है? इसको एक्स्ट्रा 3 अंक चाहिए, एक्स्ट्रा 3 मार्क्स चाहिए। अब जो ये एक्स्ट्रा 3 मार्क्स हैं, ये इसके लिए अतिरिक्त ऊर्जा कहलाएंगे कि नहीं? मतलब किसी अभिकारक के पास, ध्यान से समझो, अब आदमी हटाओ, अभिकारक लाओ। किसी अभिकारक के पास यदि देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा है तो वह बाहर से ऊर्जा लेगा, और उसे जितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही उसकी संक्रियण ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? संक्रियण ऊर्जा। यानी किसी भी अभिकारक को उत्पाद में कन्वर्ट होने के लिए जितनी देहली ऊर्जा के अलावा जितनी अतिरिक्त ऊर्जा, इसमें अतिरिक्त शब्द बहुत जरूरी, अतिरिक्त को यहाँ एक्स्ट्रा लिखा है, जितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही क्या कहला जाती है? संक्रियण ऊर्जा। क्लियर हो गया? तो ये जो 33 था ये फिक्स था, 33 फिक्स है, ये सबको 33 चाहिए, जो 33 है वो आगे निकल जाए। लेकिन कुछ थे जो 33 के आंकड़े तक नहीं पहुंचे, तो इसके लिए जो 3 पॉइंट आ रहा है, यानी जो 3 है, इस 3 को हम क्या कह देंगे? 3 ही क्या है? संक्रियण ऊर्जा। क्लियर हो गया? ये वाला पॉइंट देखो, अब जो पिछला वाला पॉइंट है, जिन अभिकारकों या फिर क्रियाकारकों, लास्ट पॉइंट दिख रहा है ना 5वां, जिन अभिकारकों या क्रियाकारकों के अणुओं के पास देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा होती है, वे अणु ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए एक अतिरिक्त ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, जिसे संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। अब बी के पास क्या था? देहली ऊर्जा, यानी 33 से कम ऊर्जा थी, तो इसको ये ऊर्जा अवरोध पार करने के लिए अतिरिक्त 3 अंकों की जरूरत है कि नहीं? तो ये अतिरिक्त 3 अंक ही इसकी संक्रियण ऊर्जा कहलाएगा। यहाँ अंक को आप ऊर्जा में कन्वर्ट कर दो, ये देहली अंक था, देहली ऊर्जा बोल दो, जूल लगा दो, ऊर्जा हो गया। देहली अंक देहली ऊर्जा हो गया, और यहाँ पे देहली अंक, संक्रियण अंक क्या था? 3, तो संक्रियण ऊर्जा क्या हो जाएगा? 3। एक्टिवेशन एनर्जी कह देंगे इसे, हो गया। अगर ये पा गया तो एक्टिव हो जाएगा, इतनी सी एनर्जी पा गया। क्लियर हो गया? इसको ग्राफ से ऐसे दिखाया जाता करता है। ब्लैक पेन कहाँ आ गया? इसका ग्राफ ऐसे बनाए कि अभिकारक उत्पाद, है ना, कहीं भी बना सकते हो, तो इधर टेम्परेचर होगा ना, अरे टेम्परेचर बिना आएगा कहाँ से? टेम्परेचर बनाना पड़ेगा, टेम्परेचर जहां तक ऊपर रहेगा, और ये ऊर्जा देखो, दोनों का लेवल अलग अलग बना दिया गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किसका लेवल क्या बनाते हो भाई, वो डिपेंड करता है इंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। तो यहाँ पर मान लो ये क्या था? हम लोग का अभिकारक था, पेपर में चित्रों तो बना दोगे, मास्टर लौट के नमस्ते मारेगा। और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? उत्पाद। लेकिन अभिकारक उत्पाद में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए? उसको एक ऊर्जा अवरोध को पार करना पड़ेगा, और ये जो ऊर्जा अवरोध है ये रहा, सीधे लाइन बनी है। अपने उधर से बनाओ, एकदम सीधी दिखती है कसम से, सच में उधर से एकदम लाइन सीधी बनती है। ये क्या है? ऊर्जा अवरोध। ऊर्जा अवरोध को पार करना है, तो अभिकारक का हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, 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 ऊर्जा बढ़ती जा रही है, बाहर से ऊर्जा पा रहा है ना, और ऊर्जा पा गया, एक लिमिट आई, अब ये ऊर्जा पा गया तो किसमें कन्वर्ट हो गया? सीधे उत्पाद। हम वो ऊर्जा देना बंद कर दिए, हम 3, अब इसको 33 बनाए, केवल 3 पॉइंट न देंगे, तो अभिकारक को एक निश्चित ऊर्जा एक्स्ट्रा में देंगे, एक्स्ट्रा, यानी पहले से जितनी है वो तो है ही, जो बाद में हम एक्स्ट्रा ऊर्जा दे रहे हैं वो एक्स्ट्रा ऊर्जा ही क्या कहलाती है? संक्रियण ऊर्जा। तो देहली ऊर्जा की परिभाषा क्लियर होगी, किसी भी अभिकारक की, है ना, अभिकारक में होती है, ये इतना पाया ना, तो अभिकारक में थी, और जो बाद में एक्स्ट्रा चाहिए वो अलग है,
अभिकारक में इतनी थी। किसी भी अभिकारक की वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक से उत्पाद बनने के लिए आवश्यक है, अर्थात ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए आवश्यक है, देहली ऊर्जा कहलाती है ना। अब देहली ऊर्जा के अतिरिक्त वह न्यूनतम ऊर्जा या फिर वह आवश्यक ऊर्जा, जो अतिरिक्त शब्द आया, अतिरिक्त शब्द बहुत जरूरी है। देहली ऊर्जा के अलावा जितनी ऊर्जा चाहिए क्या बनाने के लिए, अभिकारक उत्पाद बनाने के लिए, बस वह अतिरिक्त ऊर्जा ही संक्रियण ऊर्जा कहलाती है। क्लियर हो गया। तो आपको दो बढ़िया बढ़िया टॉपिक दिख रहे हैं। देहली ऊर्जा, देहली ऊर्जा की परिभाषा क्या दिख रही है, क्रियाकारी अणुओं की वह न्यूनतम ऊर्जा जो ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए आवश्यक होती है, देहली ऊर्जा कहलाती है। दूसरा है संक्रियण ऊर्जा, इसको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं, फिर बताता हूं। फिर है देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले क्रियाकारी अणुओं की वह न्यूनतम ऊर्जा। ध्यान से, बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है, मैं कह सकता हूं ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अभिकारकों की वह न्यूनतम ऊर्जा जो ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए आवश्यक है। समझ रहे हो, ये देहली ऊर्जा है, देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाला अभिकारक ये है, इसके लिए थोड़ी बात होती है। देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अभिकारक की वह न्यूनतम ऊर्जा है ना, वह न्यूनतम ऊर्जा यहाँ पे कौन है, 3, जो इसको स्टूडेंट से डॉक्टर बनाने के लिए आवश्यक है, यानी अभिकारक उत्पाद बनाने के लिए आवश्यक है, क्या कहलाती है, संक्रियण ऊर्जा, या फिर ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए आवश्यक संक्रियण ऊर्जा कहलाती है। तो यहाँ पर हम संक्रियण ऊर्जा ला कैसे रहे हैं, हम संक्रियण ऊर्जा ला कैसे रहे हैं बताओ, हमको कैसे पता 3 चाहिए, देहली ऊर्जा यहाँ ज्यादा है, हमारे पदार्थ की ऊर्जा कम है, देहली ऊर्जा में पदार्थ की ऊर्जा घटा दिए तो हमें क्या मिल गया, संक्रियण ऊर्जा। क्लियर हो गया, यही यहाँ नीचे सूत्र लिखा है, संक्रियण ऊर्जा बराबर देहली ऊर्जा माइनस क्रियाकारी अणु की ऊर्जा। न्यूनतम नहीं लिखोगे तो भी काम हो जाएगा। क्लियर हो गया है ना। तो आपको यहाँ 2 टॉपिक बहुत अच्छे से समझा दिए गए हैं। ठीक, बाद में किसी को बोलता है वीडियो देख लेना, कोई दिक्कत, बन जाएगा। यही 2 तगड़े थे हेडिंग, ठीक है, एक बार मैं फिर से बता दूंगा जल्दी से समझने के लिए। यही 2 पेपर में आने लायक अच्छे क्वेश्चन है। ठीक, तुम कॉपी नहीं लाए हो, 3 लोग में 2 ही कॉपी दिख रही है। अरे कुछ नहीं बोलना, सॉरी। सबसे पहले आता है देहली ऊर्जा। देहली ऊर्जा की परिभाषा क्या बता दी, किसी अभिकारक की वह न्यूनतम ऊर्जा जो ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए आवश्यक है, ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, इसका कोई फार्मूला नहीं होता है। दूसरा क्या था, संक्रियण ऊर्जा, संक्रियण नहीं सक्रियण होना चाहिए वैसे, हाँ सक्रियण ही होना चाहिए। सक्रियण ऊर्जा को एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं, फिर एक्टिवेशन एनर्जी, इसका इंग्लिश मुझे ध्यान नहीं आ रहा, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी कारण इसको E से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, E से। ठीक है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एक्टिव कर देता है। तो क्या बताया गया तुम्हें कि किसी भी पदार्थ की न्यूनतम ऊर्जा में यहाँ शर्त यह है कि देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अभिकारक की वह न्यूनतम ऊर्जा है ना, अभिकारक को आवश्यक लिख सकते हैं ना, अभिकारक की वह न्यूनतम ऊर्जा, हाँ ऐसे लिखना, अभिकारक को आवश्यक है ना, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अभिकारक को आवश्यक वह न्यूनतम ऊर्जा जो ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए आवश्यक होती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, E से दर्शाते हैं, इस बात को याद रखना, आगे अर्हीनीय समीकरण में इसी का काम आएगा। ठीक, फिर इसके बाद इसका फार्मूला कैसे लाएंगे, जो सक्रियण ऊर्जा आएगी, सक्रियण ऊर्जा आ कहाँ से रही है, जैसे वो आदमी 33 नंबर पाया, नहीं पाया, 33 क्या था, देहली अंक था, है ना, वो पाया कितना, 30, ये अभिकारक के अणु की ऊर्जा है जो बेचारा पाया, और ये देहली ऊर्जा, इन दोनों घटाए तो हमें पता चला 3 चाहिए, है ना। तो ये क्या थी, देहली ऊर्जा माइनस अभिकारक के अणु की ऊर्जा, उसमें न्यूनतम शब्द की कोई खास जरूरत है नहीं, ये इसका फार्मूला बन गया। क्लियर हो गया,
तो सक्रियण ऊर्जा बराबर हो गया दहली ऊर्जा माइनस अभिकारक की ऊर्जा। क्लियर है? बस यही दो क्वेश्चन पेपर में आने लायक हैं, इनके अलावा और मुझे नहीं लगता कुछ आने लायक है यहाँ से। ठीक है, अर्हीनियस समीकरण तो है। इसके नीचे मैंने एक ग्राफ बनाया है और ग्राफ के नीचे मैंने डिटेल में लिखा हुआ है, लिखा है ना, वो असल में वही पॉइंट है, बस यहाँ अतिरिक्त शब्द को थोड़ा सा ध्यान से देखना। ठीक, सब लोग बुक में देखो, मैं यहाँ पर पढ़ के दिखा देता हूँ। ये मैंने इन दोनों परिभाषा बता दी। इसके नीचे यहाँ से देख लो कि जिन अभिकारक के अणुओं के पास दहलीय ऊर्जा से कम ऊर्जा होती है वे सभी अणु ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए प्रभावकारी टक्कर द्वारा क्रियाफल में परिवर्तित से हो जाते हैं। से क्यों लिखे हो यार? परिवर्तित हो जाते हैं। जिन अणुओं के पास दहलीय ऊर्जा से कम ऊर्जा होती है, यहाँ से इंपॉर्टेंट लाइन है, जिन अणुओं के पास दहलीय ऊर्जा से कम ऊर्जा होती है वे एक अतिरिक्त ऊर्जा का अवशोषण करते हैं जिसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, फिर ऊर्जा अवरोध को पार करके प्रभावकारी टक्कर द्वारा क्रियाफल में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात थी। क्या गिरा दिए? इतना भयानक सामान गिरा दिए, पता है 3 करोड़ का है। बस 2 जीरो कम कर दो, नहीं 3 जीरो कम कर दो, नहीं 4 जीरो कम कर दो। अरे यार गणित नहीं बनती। ये वाला क्लियर हो गया ना? अब यहाँ यही ध्यान देना था, तो सक्रियण ऊर्जा क्या है? एक्स्ट्रा ऊर्जा। दहली ऊर्जा क्या है? न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक से उत्पाद बनाने के लिए चाहिए ही चाहिए। स्टूडेंट को डॉक्टर बनाने के लिए 33 नंबर चाहिए। अब अभिकारक की ऊर्जा वो बेचारा नहीं पाया ज्यादा नंबर। ठीक, ये वाला एग्जाम्पल याद रखना तो बन जाएगा। ठीक है, टेस्ट में मैं दूंगा ही दूंगा, मेरे को नहीं पता ये आया है कि नहीं आया है, ना आया होगा तो क्या। इन्हीं सब में रिलेशन बना दिया वैज्ञानिक ने, जिनका नाम क्या था? अर्हीनियस समीकरण। कुछ बोल रहे हो क्या? कुछ तो बोल रहे थे। अर्हीनियस समीकरण कई बार आया हुआ है। अर्हीनियस एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या बोला कि जो दर स्थिरांक होता करता है k = a e की पावर माइनस EA अपॉन RT होता है। जहां कौन क्या है ये मैंने बताया है। k क्या है? दर स्थिरांक। a क्या है? अर्हीनियस नियतांक भी कह सकते हैं इसे। EA क्या है? संक्रियण ऊर्जा। R गैस कांस्टेंट, T जितना टेम्परेचर दे रहे हैं। ठीक है, ये सब मैंने बाद में लिखाया भी होगा ना। k क्या है? दर स्थिरांक। आवृत्ति कारक से स्थिरांक पे लिखा है, जहां k क्या है लिख देता हूँ, k है दर स्थिरांक और a क्या है? आवृत्ति कारक। एनसीईआरटी में a को क्या लिखा है? जेड को क्या लिखा है? अर्हीनियस स्थिरांक भी कहते हैं इसे। सुबह होने न दे शाम को, आवृत्ति वैसे है ना। आवृत्ति वैसे। एक दूसरे को हम सोने न दे जो मेरा हीरो ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। और ये तो खैर चरघातांकी नियतांक है। ये क्या है? चरघातांक है। और ये क्या है? सबको पता है ये क्या है? सक्रियण ऊर्जा। ये 2 बार आया है पेपर में, एमपी बोर्ड में। आर क्या है? गैस नियतांक। प्रतिरोध ना लिख देना सर, धारा प्रवाहित हो रही है। और टी क्या है? ताप। जितना ताप दिया जाए हो। पेपर में जब भी लिखना तो पहले लिख देना अर्हीनियस समीकरण निम्नलिखित है, फिर निम्नलिखित के बाद ये समीकरण लिखना, फिर इसमें बॉक्स बनाना, फिर जहां ये सारी डिटेल लिख देना। हो गया? ठीक है, बस। अब तो क्या है और क्या होगा? परम ताप हो गया। 0 केल्विन ताप ही होता करता है, वो लिखा रहता है परम ताप। उनको तुलना के रूप में तो लिखा जाता है, क्या कोई चीज फिक्स रहती है। अब क्या है? गैस समीकरण में हमेशा टी को 0 केल्विन रखोगे, 0 केल्विन रखोगे। अब लिखा है परम ताप, परम वो लिमिट दे दिया जाता है, ताप बस लिख दो, हो गया। बन जाएगी पेपर में। तो 3 तगड़े तगड़े क्वेश्चन पढ़ लिए। दहली ऊर्जा क्या है, सक्रियण ऊर्जा क्या है, और अर्हीनियस समीकरण क्या है। अर्हीनियस समीकरण की डेफिनेशन आपको दिख रही होगी यहाँ पर। लिखे किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर स्थिरांक और परम ताप के मध्य संबंध की व्याख्या करने के लिए। दर स्थिरांक और परम ताप के मध्य संबंध कैसे? सबसे पहले ये पता चला कि अभिक्रिया की दर ताप बढ़ाने पे बढ़ती है। अब अभिक्रिया की दर बढ़ती है तो हमने पढ़ लिया कि ताप बढ़ाने पर फिर जाहिर सी बात है के भी बढ़ेगा, क्योंकि के अभिक्रिया की दर ही तो है, का कोई अलग चीज है? एक ही चीज है, अलग अलग चीजें नहीं है। तो इन्होंने बोला इन दोनों में क्या बनाना है हमें? रिलेशन। इन दोनों में जो रिलेशन बनाया वही क्या कहलाता है? अर्हीनियस समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर स्थिरांक यानी के, परम ताप यानी कैपिटल टी के मध्य संबंध की व्याख्या करने के लिए एक समीकरण दिया जिसे अर्हीनियस समीकरण कहते हैं, जो कि निम्नलिखित है। बन जाएगा। क्लियर है? बस यहाँ पे ये कांस्टेंट ही है, ये तो अब कांस्टेंट ही है, ये भी कांस्टेंट ही है, ये और ये चाहिए, लॉग के कारण आ जाता है। अब इसको ये क्या किया? सक्रियण ऊर्जा की गणना।
यानी ऊर्जा लाने का फार्मूला कैसे प्रूव कराएंगे। ठीक है, तो सक्रियण ऊर्जा हमने पढ़ ही लिया क्या होता है, अच्छे से क्लियर है ना। अब आती है इसकी गणना, पेपर में शायद ही आए, पहला वाला मेथड बस पढ़ लो, दूसरा मेथड चाहो तो ना पढ़ो, पहला बन जाएगा तभी दूसरा बनेगा क्योंकि इसी का मान रखना होता है। पहला लगाते कैसे थे, दोनों तरफ क्या क्या ले लिए हैं, लॉग अलग अलग कर लिए, माइनस क्यों लिखे हुए हैं, अच्छा हाँ 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 ना यार, तो यहाँ प्लस भी आएगा ना, तुम यहाँ गुणा का चिन्ह क्यों लगाए हो, तो गुणा क्यों लगा दियो, गुणा नहीं लगाना था, बाकी तो हो गया सब सही है। हाँ सुंदर राइटिंग में भेजा था, नहीं समझ में आ रहा था क्या उसमें, अरे क्लास में कराया तो था, फिर मैंने बोल दिया होगा कि मैं फोटो भेज दूंगा लिख लेना, मैं वैज्ञानिक प्रवृत्ति का हूँ। इसको लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, जो अभी आर्हीनियस समीकरण था उसमें लॉग ले लेना है। ठीक है, लॉग लेने से फायदा क्या होगा, या तो लॉग ले लो या तो ई का पक्षांतरण करो, ई का पक्षांतरण करोगे तो बनेगा वो भी लॉग ही बनेगा ना, सोचता हूँ। बस 10 मिनट में आप लोग का टेस्ट है, आज स्कूल नहीं जा रहे हो आप लोग, छुट्टी है, कितने दिन रहेगी ये छुट्टी, कल से जाओगे मतलब स्कूल, परसों से, वीडियो में देखे रहेंगे थोड़ा। सबसे पहले हम जानते हैं आर्हीनियस समीकरण क्या होता है, कल संडे है, क्या होता है, के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी होता है। हमें दोनों पक्षों क्या लेना है, लॉग, लॉग लेने पर, और लॉग कौन से लिया जा रहा है, बेस ई, ताकि ई से ई कट जाए। फिर से बंद हो गया, बड़ा तेज बंद हो रहा है यार, कल से मैं चार्ज में लगाऊंगा, मैं पता नहीं क्यों भूला, थोड़ा सा मैथ है शायद आ जाए 4 नंबर में, पढ़ लो, हो गया, रिस्क ना लो, अगला वाला मत पढ़ो, ये वाला बस पढ़ लो। क्या आ जाएगा, लॉग के, मैं पता नहीं क्यों एक चीज बहुत देर से गौर कर रहा हूँ कि मैं इधर पढ़ा रहा हूँ और आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, और ये बात एक पढ़ाने वाले को खटकती है, शायद आप आगे चल के जब टीचर बनेंगे तब समझेंगे। बाकी मैं कुछ कहूंगा नहीं, ऐस करो, हाँ ऐस का मतलब गधा भी होता है। तो इसमें तुम्हें क्या करना होगा, पहले तो गुणा में दिख रहे हैं दोनों, ये किस में है, गुणा में, गुणा में है तो दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग, प्लस में हो जाएंगे, तो लॉग के इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लॉग ए प्लस आ जाएगा लॉग ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, आ गया। अब हम जानते हैं लॉग में जो पावर वाला मटेरियल होता है वो आगे आ जाता है, तो लॉग के इक्वल टू क्या आ जाएगा, लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी इंटू लॉग ई, आ गया। बात ये कि जो हम लिए हैं लॉग उसमें भी बेस ई है, और लॉग बेस ई ऊपर ही सेम सेम 1 बन जाएगा, 1 को गुणा में नहीं लिखते हैं, लॉग के इक्वल टू क्या आ जाएगा, लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, आ गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा बेस 10 में, 2.303 आएगा। ऐसा करो इन दोनों को पास पास ला लो, इन दोनों को पास पास लाओगे तो क्या हो जाएगा, एक तो कट पिट जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, के अपॉन ए आएगा कि ए अपॉन के, माइनस इसको लाएंगे तब ज्यादा ठीक रहेगा, है ना, माइनस इस कहाँ पे किया, इसमें नहीं किया है क्या, क्यों नहीं किया है, सही में नहीं किया, अरे तो पहुंचेंगे तो यहीं पे ना भाई, अगर इसको ऐसे कर दूं मैं, ये इधर बटे में चला जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो ए अपॉन के बनेगा, वो तो आ जाएगा, फिर इसको आर टी उधर भेज दूंगा तो ई ए की मुझे वैल्यू मिल जाएगी, है ना। यहाँ पे गति का वो वाला समीकरण लगा है, हाँ मैं समझ गया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला, हाँ उससे आ लगाया है, पहले तो वही कर लो जो सोच रहे थे, ये 2.303 इंटू लॉग बेस 10 के बनेगा, इक्वल टू ये भी बनेगा 2.303 लॉग ए बेस 10 बनेगा माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब पूरे में अच्छा नहीं लग रहा तो पूरे में क्या दे देंगे, इसका भाग, ठीक है। ये पेपर में ना के बराबर संभावना में हम पढ़ रहे हैं, आ जाएगा तो हम नहीं जानते, 2.303 का भाग, इसको उसमें खोसो खोसो खोसो, जल्दी चेंज करो, बहुत गर्मी लग रही मेरे को, भाग देने पर, तो ये मोटा कथरी पहनो तो दिमाग खराब हो रहा है। तो ये कितना बनेगा यहाँ पे, लॉग के, इतनी मेहनत है उसमें, लॉग के इक्वल टू, इसमें कितना आया, लॉग ए अपॉन लॉग 10, सॉरी बेस 10,
माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी आ गया। अब हमें गति का समीकरण लगाना है ना। ये ग्राफ किसके किसके बीच आया है ये ध्यान देना पड़ेगा। ग्राफ आया है 1/t और log k के बीच में, जिसमें इसको इधर साइड खींचा गया है। ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान देना है किसके किसके बीच खींचा जा रहा है। पहली बात तो जो आर्हीनियस ने समीकरण दिया वो किसके किसके बीच था, वो k और t के बीच था। किसके बीच था, k और t। तो तुम्हें यहाँ दो पदों को पकड़ना है, k वाला और t वाला। k वाला और t वाला के अलावा ये t को अलग रखो और इसको अलग रखो तो पल्ले पड़ेगा थोड़ा सा। अच्छा अगली लाइन में करता हूँ, चलो। log k इक्वल टू क्या आ जाएगा, log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 r इंटू 1/t। हाँ ये बात ध्यान रखना कि हमें k और t में यहाँ ग्राफ खींचना है, ठीक है। अब यहाँ k की जगह क्या आ गया है, log k। यहाँ पर k की जगह क्या आ गया है, log k, और t की जगह क्या आ गया है, 1/t, है ना। तो इन दोनों के बीच ग्राफ खींचा जाएगा। तो ग्राफ खींचे हैं तो इधर साइड क्या रखें, 1/t, और इधर साइड क्या रखें, log k। जैसे पिछली बार रखे थे 1/t, तो आप इधर रखे थे ना, और इधर ऊर्जा रखे थे, तो यहाँ पे आ गया log k। इन दोनों के बीच जो ग्राफ प्राप्त होता है कैसा प्राप्त होता है, डाउनवर्ड, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। अब अगर हमें गति का नहीं याद, रेखा का समीकरण याद हो, y इक्वल टू mx प्लस c, बस ये उल्टा लिखा हुआ है। ये कैसे लिखा हुआ है, उल्टा। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, c प्लस mx। क्या लिखा हुआ है, c प्लस mx, दिख रहा है, थोड़ा सा उल्टा। भाई x और y क्या होते हैं, दो वेरिएबल, अच्छे समझ लो। x और y क्या होते हैं, दो वेरिएबल। ये y हो गया, ये x हो गया, तो इसको थोड़ा सा उल्टा बनाया गया। y वाला इधर रख दिए, x वाला इधर रख दिए ना, अच्छे से, अपने कोई मतलब नहीं। बात ये है कि c की जगह log a है, वो तो कांस्टेंट है, मारो गोली उसे। यहाँ पे 1/t तो क्या हो गया, अपना x हो गया, जो हम इधर बनाए, 1/t इधर आ गया, कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखो, m की जगह ये पूरा मटेरियल आ रहा है, प्लस है तो उसमें माइनस है तो माइनस की जगह आ जाएगा। ये जो पूरा मटेरियल आ रहा है ये किसकी जगह आ रहा है, m की जगह आ रहा है। ये तो नॉर्मल लॉग थे तो बन जाता है सबसे। बस ये जो चीज है ये किसकी जगह आ रही, m। और ये m क्या होता है, सबको पता है, ढाल। m क्या होती है, रेखा की ढाल। ढाल का मतलब होता करता है स्लोप, इंग्लिश में कहते हैं। अगर tan में लगाओगे tan थीटा, tan वन का यहाँ काम नहीं है, इसको ऐसे स्लोप बना देना हमें, है ना। ऐसे है, और ये जो स्लोप हमें डाउनवर्ड दिख रहा है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ढाल बराबर आ जाएगी माइनस ए अपॉन 2.303 r, ठीक है। यहीं से इसको लगा देंगे, आगे सॉल्व कर देंगे। ये ध्यान रखना है कि ग्राफ किसके किसके बीच आया। ध्यान रखने के लिए आर्हीनियस समीकरण याद रखना, k और t के बीच रिलेशन है, k होता है log k और t यहाँ पे 1/k, दोनों के बीच ग्राफ खींचे। एक ढलान प्राप्त हुआ, ढाल स्लोप कहते हैं इंग्लिश में, ना पता हो तो मैं कह दे रहा हूँ। पेपर में आने के लिए बहुत कमजोर क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है ना। इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, ढाल बराबर माइनस ई ए अपॉन 2.303 r। ई ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2.303 r इंटू ढाल। आ गया, बस हो गया। अब वही जो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा था ना, जो डायरेक्ट करने को बोला तो यहाँ भी हो जाएगा। कैसे डायरेक्ट कर रहा था भाई, इसको तुम यहीं पे रखो, इसको इधर लाओ, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझो, वो जगह नहीं है, यहाँ पे कर दूंगा थोड़ा सा। ये इधर आएगा तो log k माइनस log a बनेगा, और log k माइनस log a क्या बनेगा, log k अपॉन a बनेगा ना। हाँ, तो बस उतने को ही हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ढाल। और जो log k अपॉन a आ रहा है वो log k अपॉन a ही क्या है यहाँ पे, ढाल। जब सवाल लगाओगे तो इतना रख दोगे, हो गया, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, सवाल अपने को लगाने नहीं, इतने बड़े टॉपिक के आएंगे नहीं। तो ये थोड़ा सा उल्टा लिखा गया, ये भी ध्यान देना। mx प्लस c होता है तो c प्लस mx, दो वेरिएबल होते हैं, दो वेरिएबल हमारे इधर साइड और इधर साइड। ग्राफ याद रखना पड़ेगा, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ ध्यान देना है। बस ये हो गई सक्रियण ऊर्जा की गणना। इसके बाद दूसरा टॉपिक है, वो अपने काम का नहीं है, उसमें भाग देना पड़ेगा। बस तुम देख लेना, नॉर्मल सा है, भाग दे के क्या ले लेना है, कॉमन। अपने पेपर नहीं है, ये नहीं है, ये पढ़े रहो, यही इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़े रहना। बाकी अगर तुमको नहीं याद हो रहा है तो मत याद करो। आज की क्लास का केवल 3 ही उद्देश्य था, वो 3 उद्देश्य तुम्हारे दिमाग में भर जाना चाहिए। क्या क्या था, देहली ऊर्जा क्या है, सक्रियण ऊर्जा क्या है, आर्हीनियस समीकरण क्या है।
तीनों याद हो गए हैं। कोशिश करो क्लास में तुम्हें 80% याद हो जाए, घर जाके रिवीजन मारो 20 हो जाए, बस खत्म। संडे को बैठो पूरा रिवीजन मारो, ठीक है। यहाँ से ये वाला चैप्टर तुम्हारा हौले हौले से हवा चलती है, हौले हौले से खत्म भी हो गया, ठीक। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कल से थोड़ा एनसीईआरटी के सवाल लगवा दें, और यहाँ पे कुछ बाहरी सवाल भी लगवाने हैं जो अभी तुम्हारे पेपर में आया था, ठीक है। 5-6 क्वेश्चन हैं अच्छे अच्छे, उनको लगवा देते हैं, कल खींच लेते हैं, ठीक है। और एक काम करना है, एनसीईआरटी में इस चैप्टर का जो जो लिखा है उसको थोड़ा सा पढ़ डालना, ठीक। क्लास समाप्त होती है, धन्यवाद। और मेरी बैटरी खत्म है।